तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बुक से मैथ्स की है और इसमें अध्याय 2 संबंध और फलन। संबंध और फलन को अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये फलन जब स्टार्ट होगा तो वो संबंध पर डिपेंड करता है और संबंध सेट पर डिपेंड करेगा। तो मेरी सलाह है, अगर इसका चैप्टर 1 नहीं पढ़ा होगा सेट्स, तो आप सबसे पहले चैप्टर 1 को कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद चैप्टर 2 पर आइए। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम यहाँ भी करेंगे 11th में भी और 12th में भी। बहुत सारी जगह पे हमको संबंध और फलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप बहुत अच्छे से समझना इसको। और हमारा जो चैप्टर 2 है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो सबसे पहले कार्तीय गुणन है, इसमें फिर संबंध है और फिर फलन है। ऐसा 3 पार्ट में हमारा ये चैप्टर 2 डिवाइड है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कार्तीय गुणन की। ठीक है, कार्तीय गुणन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्तीय गुणन क्या होता है? तो कार्तीय गुणन क्या होता है कि दो कोई भी अगर हमारे पास समुच्चय है, ठीक, दो कोई भी समुच्चय, मान लो P हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें क्या है 1 2 3 एलिमेंट है, और Q एक और एलिमेंट है जिसमें क्या होंगे 4 5 और 6। ठीक, ऐसे अगर हमारे पास दो सेट है तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? तो उसको लिखने का तरीका होता है P क्रॉस Q। इसको पढ़ते हैं P और Q का कार्तीय गुणन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं P और Q का कार्तीय गुणन। अब ये होता कैसे है, इसका मान कैसे निकलेगा? तो उसके लिए एक सिंपल सी मेथड मैं बता रहा हूँ कि इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, ये सेट हमारा P हो गया यही वाला, और ये Q सेट हो गया। P के एलिमेंट को हम कहाँ लिख देते हैं? इसमें 1 2 3, और Q के एलिमेंट इसमें 4 5 6, 4 5 और 6 हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसका मतलब होता है कि इसका इसके साथ पेयर बनाना है, इसका इसके साथ भी पेयर बनाना है, तो हम उसको लिखते भी चलते हैं। देखो कैसे, हमको पता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम सेट लिखना चाहते हैं तो उसको ऐसा मंझले कोष्टक में लिखते हैं। ठीक, कर्ली ब्रैकेट में 1 का पेयर हमने 4 के साथ बनाया तो हम इसको क्या लिख लेंगे 1 4। फिर 1 का पेयर हम 5 के साथ बनाते हैं तो इसको क्या लिख लेते हैं 1 5। ऐसे हम 1 का पेयर 6 के साथ भी बना सकते हैं तो हम उसको क्या लिख लेंगे 1 6। ऐसे ही 1 का हो गया। अब हम 2 का बनाएंगे 4 के साथ, तो 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, और 2 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ। ठीक है, काम करता है, इनको यहाँ लिख लेते हैं। अब इस ऐसे ही 3 का पेयर भी 4 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ, और 3 का पेयर 6 के साथ। तो ये जो हमारा मान आया यही कहलाता है P और Q का कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन आए और इसमें जो ये कोष्टक के अंदर आए इनको बोलते हैं क्रमित युग्म। ये क्या कहलाते हैं? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म मतलब ये क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इनको इंग्लिश में। ऑर्डर पेयर इसलिए क्योंकि ये कोई एक ऑर्डर में है, और ऑर्डर क्या है उसका कि हम देखते हैं कि सामने वाला जो है वो सारे P से बिलोंग कर रहे हैं, पीछे वाले पूरे Q से बिलोंग कर रहे हैं। आप इसमें सारे देख लो, 1 P से बिलोंग कर रहा है, 1 P से बिलोंग कर रहा है, 1 P से बिलोंग कर रहा है, 2 P से, ऐसे ही 3 देख लो तो P से बिलोंग कर रहा है। तो ये जितने भी है सामने वाले सब के सब P से बिलोंग कर रहे हैं, और जितने भी पीछे हैं वो सब के सब Q से बिलोंग कर रहे हैं। तो इनमें एक ऑर्डर होता है, इसलिए बोलते हैं हम इनको ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्रमित युग्म, एक प्रकार का क्रम रहता है और इसीलिए हम बोलते हैं इनको ये क्या है? क्रमित युग्म कहलाते हैं, क्योंकि इनमें एक विशेष क्रम रहता है। सामने वाला एलिमेंट हमेशा सामने वाले से बिलोंग करेगा, पीछे वाला एलिमेंट हमेशा पीछे वाले से बिलोंग करेगा। तो ये होता है क्या? ऑर्डर्ड पेयर। और हमारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर निकले हैं इनको कहते हैं P और Q का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q। ठीक है, क्लियर है इतना?
ये जितने भी प्रोडक्ट निकले हमारे, ये सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। अब देखो इसके बाद अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो डेफिनेशन क्या होंगी, पी और क्यू पे हमने इसको डिफाइन किया है, तो हम क्या लिख लेंगे, माना दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय P और Q का कार्तीय गुणन ठीक है, P और Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनमें, ठीक है, जिनमें प्रथम अवयव P से संबंधित है तथा द्वितीय अवयव Q से, ठीक है, संबंधित है। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है क्या, कि दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, मतलब अरिक्त समुच्चय जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्तीय गुणन, तो उसमें होता है कि जितने भी एक क्रमित युग्म निकलते हैं, इनका जो समुच्चय होता है उनमें सामने वाला एलिमेंट सामने का अवयव होना चाहिए और पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले का अवयव होना चाहिए। ऐसे जितने भी एलिमेंट का सेट निकलेगा इनको हम कहते हैं कार्तीय गुणन। ठीक है, क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन। और कार्तीय गुणन में क्या आते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, क्रमित युग्म आते हैं। क्रमित युग्म क्या होते हैं, ये एक प्रकार का संबंध बताते हैं। वो संबंध क्या होता है कि सामने वाला सामने वाले से बिलोंग कर रहा है, पीछे वाला पीछे वाले से बिलोंग कर रहा है। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, जैसे हमने 1 का 4 के साथ किया, 1 का 5 के साथ, तो 1 का 6 के साथ, इसको बोलते हैं मैपिंग। 1 की मैपिंग 4 के साथ, 1 की 5 के साथ, 1 की 6, मतलब P की मैपिंग Q के साथ की। तो इसके एक एलिमेंट ने इसके सारे एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर बनाए, इसके सेकंड एलिमेंट ने भी सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाए। तो ये क्या कहलाता है, मैपिंग करना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। फिर इसको हम एक प्रकार से मैथमेटिकली भी प्रूफ करना चाहिए इसको। अगर ये ऐसा लिखा है तो इसको मैथमेटिकली कैसे दर्शाएंगे, तो वो इस प्रकार होगा। इसमें A और B होंगे, P और Q में, और A और B क्या होंगे, A बिलोंग्स टू P एंड B बिलोंग्स टू Q। इसको हम मैथमेटिकली मतलब गणितीय रूप में ऐसा दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें इसमें क्या, कि यदि क्या कह सकते हैं हम, A क्रॉस B और B क्रॉस A, ये बराबर कब हो सकता है, जब जैसे 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, मतलब इनका क्रम आपस में चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस स्थिति हम A क्रॉस B या B क्रॉस A दोनों कह सकते हैं। मतलब दो सेट आमने सामने बराबर कब होंगे, जब उनके संगत अवयव बराबर होंगे। जैसे हमारे पास A क्रॉस B, अगर हमारे पास 3 4 और 3 9 निकला, ऐसे ही अगर हमारे पास P क्रॉस Q, ये भी 3 4 और 3 9 निकलता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि A क्रॉस B बराबरी से P क्रॉस Q, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के संगत फर्स्ट एलिमेंट आना चाहिए, सेकंड के संगत सेकंड आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ही हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B P क्रॉस Q के बराबर है। ठीक, सिंपल सा है ये। दो क्रमित युग्म समान कब आते हैं, जब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक, ये हो गया फर्स्ट चीज। अब एक सेकंड चीज भी होती है क्या, कि यदि A में P अवयव है, ठीक, कितने अवयव हो जाएंगे इसमें, P अवयव, और
बी में क्यू अवयव है, ठीक है, इनमें इतने अवयव हो गए, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? ए में यदि पी अवयव है और बी में क्यू अवयव है, तो ए और बी में पी इंटू क्यू अवयव होते हैं। जैसे यहाँ देखो, हमने इसमें 3 अवयव लिए थे, इसमें 3 अवयव लिए थे, और ए पी क्रॉस क्यू में कितने निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे ही ए में जितने अवयव होंगे और बी में जितने होंगे अवयव होंगे, उनका अगर हम गुणा कर ले तो हमको ये पता चल जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट था, इसको सेकंड दे देते हैं पॉइंट। एक तीसरी चीज़ होती है कि यदि ए या बी में से, ए या बी में से कोई अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, कोई अपरिमित समुच्चय है, अगर कोई एक भी अगर अपरिमित समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी भी अपरिमित हो जाएगा, ठीक है। अगर ए कोई ख़त्म ही नहीं हो रहा, मान लो कि बी अगर अपरिमित है, जब वही ख़त्म नहीं हो रहा तो हमारे एक का ही पेयर बनाते हमारा एक का ही पेयर पूरा नहीं बन पाएगा, अपरिमित है तो। या ए अपरिमित है तो बी के तो बन जाएंगे, लेकिन ए के ही ख़त्म नहीं होंगे। तो कोई यदि एक भी यदि अपरिमित होता है तो ये अपरिमित समुच्चय होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगा इसका कार्तीय गुणन, ये भी अपरिमित होता है। अब हमने बात करी किस पे? सिर्फ 2 एलिमेंट पे, ठीक है। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हो गए, मान लो ए का क्रॉस ए, यदि हमको ए के ही 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, ठीक, जैसे हमने ऐसा 2 निकाले थे, तो इसका मतलब क्या होगा? ए क्रॉस ए, ये होगा कितना? ए बी सी, ऐसे इसमें 3 एलिमेंट आएंगे, और ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए और सी बिलोंग्स टू ए। अगर 3 का पेयर बन रहा है, मतलब वो तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता है। जैसे यहाँ पे P और Q 2 समुच्चय थे, इनका कार्तीय गुणन था, ऐसे ये 3 समुच्चय का कार्तीय गुणन कहलाता है। तो अगर इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। और ये होते हैं डबलेट, मतलब 2 अवयव आते हैं और उसमें 3 अवयव आ रहे हैं, तो इसको क्रमिक त्रिक भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रमिक त्रिक, ठीक है। तो ये क्रमिक त्रिक कहलाता है। और ये जितने भी है, फिर हमने जितने लिखे, ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़े में हमेशा 2 ही चीज़ें होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए इतना। बच्चों देखते हैं इसके आप कुछ उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में क्या दिया है? देखो यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है और एक ऑर्डर्ड पेयर उसके जस्ट सामने दिया है, मतलब दोनों के दोनों इक्वल दिए हैं। और इक्वल दिए है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे दिया है दोनों बराबर है, तो x और y के मान ज्ञात करो। तो जब x + 1 और y - 2, एक ऑर्डर्ड पेयर ये हो गया और उसके इक्वल ये ऑर्डर्ड पेयर दिया, तो फर्स्ट के संगत फर्स्ट वाला एलिमेंट इक्वल रहेगा और सेकंड के संगत सेकंड वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः x + 1 किसके बराबर होगा? 3, एवं y - 2 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो यहाँ से हम सीधा 3 - 1 करेंगे तो x की वैल्यू हमको 2 मिल गई, और यहाँ से इसका पक्षांतर करेंगे ट्रांसपोज, तो कितना होगा? 1 + 2, तो y = क्या मिल गया हमको? 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि इनको आमने सामने वाले, जैसे 3 और भी दिए थे, तो ये वाला इसके बराबर रहेगा, ये वाला इसके बराबर रहता है। आमने सामने बराबर दिए तो हम ऐसे x y के मान निकाल सकते हैं। ये हमारे क्या हो जाते हैं? आंसर। x का मान 2, y का मान 3 आ जाता है। फिर सेकंड एग्जांपल क्या है? P में हमको 3 एलिमेंट दिए हैं, Q में 1 एलिमेंट दिया है, और बोला है कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P, ये दोनों ज्ञात करो। और फिर बोला है कि क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है? तो सबसे पहले तो हम इनको P क्रॉस Q निकालेंगे इसका, तो P क्रॉस Q, ठीक है। तो A का पेयर R के साथ, B का पेयर R के साथ, C का पेयर R के साथ, ठीक, इतना ही होगा। और Q क्रॉस P क्या होगा? R का पेयर A के साथ, R का पेयर B के साथ और R का पेयर C के साथ, ठीक। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि P और Q, कोई भी एक एलिमेंट इसका उठा लो, एक इसका उठा लो, ठीक है। इनका क्या है? A R और ये R A है,
तो देखो ए के बराबर आर आ रहा है और आर के बराबर ए आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः जैसे इन्हीं को रहने दो, ए आर नॉट इक्वल आर ए, क्योंकि फर्स्ट ए है तो इधर भी ए रहना चाहिए, इधर सेकंड ए है आर है तो उधर भी आर रहना चाहिए। जब इनमें इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल क्यू क्रॉस पी। दोनों को इक्वल होने के लिए क्या चाहिए थे, इसमें जितने एलिमेंट हैं सामने वाले इसके सामने वाले के समान रहना था, इसके पीछे जितने हैं उसने पीछे वाले ने समान रहना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब देखते हैं बच्चों, तीसरा उदाहरण क्या दिया है। मान लीजिए कि ए 1 2 3, बी दिया है 3 4 और सी दिया है 4 5 6, और ये इनको ज्ञात करना है। तो अब देखो इसमें सबसे पहले क्या है, ए और बी और सी का क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन। ठीक है, सर्वनिष्ठ है तो इसको ज्ञात करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, किसको ज्ञात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को। ठीक है, सॉल्व हम लिख लो, फर्स्ट ए क्रॉस बी यूनियन इंटरसेक्शन सी। तो इसको ज्ञात करने से पहले हमको तो ए तो पता है, लेकिन बी और सी में कुछ कॉमन है क्या, ओनली 4। ठीक, तो देखो ए हमारे पास क्या है 1 2 3 है, और बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या है सिर्फ बी और सी में 4 ही कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 का पेयर 4 के साथ, ठीक, 2 का पेयर 4 के साथ, और 3 का पेयर 4 के साथ। ठीक, 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ, बस यही पॉसिबल है। तो ये हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मिल गया। अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड क्या होगा, सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालने का बोला है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। 1 2 3 और इसमें क्या है 3 4, तो 1 का पेयर 3 के साथ। ठीक है, ए क्रॉस बी हम क्या निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी कितना निकल गया, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 3 के साथ और 2 का पेयर 4 के साथ, ये भी हो गया। अब हम 3 का पेयर 3 के साथ करेंगे और 3 का पेयर 4 के साथ करेंगे, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, तो ए क्रॉस भी निकल गया। अब क्या चाहिए, ए क्रॉस सी। अब हमको चाहिए 1 2 3 और सी में क्या है 4 5 6। अब इनकी मैपिंग करेंगे ऐसी, तो कितना बनेगा, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो ये हमारी मैपिंग हो गई। अब पूछा क्या है उसने, ए क्रॉस बी और दोनों में कॉमन ए क्रॉस सी। अब देखिए इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इनमें दोनों में जो कॉमन होगा वो बार लिखना है हमको। देखो 1 3 इसमें नहीं है, लेकिन 1 4 दोनों में है। ठीक है, 1 4 हो गया। अब 1 5 उसमें नहीं है, 2 3 इसमें नहीं है, 1 6 ऊपर वाले में नहीं है, 2 4 दोनों में है। ठीक है, 2 4 दोनों में है, और 3 3 इसमें नहीं है, 2 5 उसमें नहीं मिलेगा, 2 6 उसमें नहीं मिलेगा, 3 4 दोनों में है। ठीक, और बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड वाले का आंसर। अब थर्ड वाले का, अब थर्ड में हमको फिर से क्या ज्ञात करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो वही हमारी मेथड, ए में क्या है 1 2 3 और बी में कितने हैं, बी यूनियन सी, मतलब बी और सी के सारे लेना है। तो 3 4 5 और 6। तो इसका अगर हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 1 की मैपिंग 3 के साथ, 1 की मैपिंग 4 के साथ, 1 की मैपिंग 5 के साथ और 1 की मैपिंग 6 के साथ। ठीक है, ऐसे हो जाएंगी। ऐसे ही 2 की
2 की मैपिंग हो जाएंगी 3 के साथ, 2 की 4 के साथ, 2 की मैपिंग 5 के साथ, 2 की मैपिंग 6 के साथ। ऐसे ही 3 की मैपिंग 3 के साथ, 3 की मैपिंग 4 के साथ, 3 की मैपिंग 5 के साथ और 3 की मैपिंग 6 के साथ। तो ये हमारा क्या निकल गया, A क्रॉस B यूनियन C। अब फोर्थ वाला क्या है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो देखो A क्रॉस B हमारे पास है और A क्रॉस C भी हमारे पास है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C चाहिए। दोनों है हमारे पास। 1 3 ले लो यहाँ से, 1 3 ले लिया, 1 4 ले लो। ठीक है, उसके बाद 2 3 ले लो, 2 4 ले लेंगे, 3 3 ले लेंगे और 3 4। पहले ऊपर वाले ले लिए, 1 4 रिपीट हो चुका है तो उसको नहीं लिखेंगे, 1 5 आ गया। ठीक, 1 6 भी लिखेंगे, 2 4 रिपीट हो रहा है उसको छोड़ेंगे, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा, 3 4 हो चुका है। एक मिनट, 1 4 हो चुका था, 2 4 हो चुका था, 3 4 हो चुका है, 3 5 आएगा और 3 6 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कहा क्या था कि 3 सेट दिए थे हमारे पास, A क्रॉस B यूनियन C निकालो। तो B यूनियन C और B इंटरसेक्शन C, B यूनियन C आपको कब समझ में आएगा, जब आपका चैप्टर 1 अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक है, अदरवाइज एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कार्तीय गुणन निकालना है और सेट का इस्तेमाल करना है। इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ एग्जाम्पल क्या दिया है, यदि P एक सेट दिया है उसमें 1 और 2 है, तो समुच्चय P क्रॉस P ज्ञात कीजिए। मतलब P का ट्रिपलेट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको डबलेट ज्ञात करना पड़ेगा। P में 1 2 है और P में 1 2 होगा, तो P क्रॉस P हमको सबसे पहले ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, P क्रॉस P ज्ञात करेंगे। तो 1 की मैपिंग इसके साथ। ठीक है, P क्रॉस P हम पहले ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 की मैपिंग 1 के साथ, फिर 1 की मैपिंग 2 के साथ, फिर 2 की मैपिंग 1 के साथ, 2 की मैपिंग 2 के साथ। तो ये मिल गया हमको पहले P क्रॉस P। ठीक है, हमको क्या मिल गया पहले, P क्रॉस P। P क्रॉस P क्या है, 1 1, फिर 1 2, 2 1 और 2 2। यह हमको मिल गया P क्रॉस P। अब इसकी मैपिंग हम अलग से एक तीसरे P के साथ करेंगे, जिसमें क्या है 1 2। ठीक है, हम कभी भी एक साथ तीनों को नहीं कर सकते, पहले हमको किन्हीं भी 2 का कार्तीय गुणन करना पड़ेगा, उसके बाद तीसरे के साथ। तो अब देखिए हम इसकी मैपिंग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे P क्रॉस P 1 1 की मैपिंग 1 के साथ। ठीक है, 1 1 की मैपिंग 1 के साथ, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 1 की मैपिंग 1 के साथ। ठीक, फिर 1 1 की मैपिंग 2 के साथ, तो 1 1 की मैपिंग 2 के साथ, फिर 1 2 की मैपिंग 1 के साथ, 1 2 की मैपिंग 1 के साथ, 1 2 की मैपिंग 2 के साथ। ठीक, ऐसे ही अब 2 1 की मैपिंग 1 के साथ और 2 1 की मैपिंग हमने ये कर दी 2 के साथ। ठीक, 2 2 की मैपिंग की हमने 1 के साथ और 2 2 की मैपिंग कर दी 2 के साथ। तो इस प्रकार से हमारा कार्तीय गुणन ये तैयार है, P क्रॉस P, मतलब P का कार्तीय त्रिक हमारा क्या है, 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 और 2 2 2। इसका सीधा सा मतलब हमको जब भी ऐसे कोई 3 कार्तीय गुणन इकट्ठे करने के लिए मिलेंगे तो हम पहले P क्रॉस P ज्ञात करेंगे और फिर उसका ऐसा करेंगे P क्रॉस P का P के साथ। ठीक, तो ये इसका आंसर इतना सही है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब क्या है, उदाहरण 5 में क्या कहा है कि यदि R मतलब क्या है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर होगा, समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। R के रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या है, इसका समुच्चय है। तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R मतलब R और R का कार्तीय गुणन और R और R का
कार्तीय त्रिक क्या निरूपित करते हैं? तो सबसे पहले तो हम उसको गणितीय रूप में लिख लेते हैं कि R क्रॉस R है क्या। R क्रॉस R क्या है? A और B है, जहाँ A बिलोंग्स टू R और B बिलोंग्स टू R है। ये दोनों क्या है? जब भी ऐसे कोई हमको दो बिंदु मिलते हैं, तो हमने पिछले साल पढ़ा होगा 9वीं में या 10वीं में, जब भी कोई कार्तीय तल मिलता था, तो एक x का मान रखते थे हम, एक y का, और किस में रखते थे? एक तल में। तो यहाँ पे भी a और b क्या है? जहाँ a b किसी तल के निर्देशांक को व्यक्त करते हैं। ए और बी क्या व्यक्त करेंगे? अगर हमने कहीं की पोजीशन बता दी है, तो वो ए और बी क्या होंगे? एक्स से दूरी और वाई से दूरी। तो इसका मतलब क्या दर्शाते हैं? वो एक किसी तल के निर्देशांक के बिंदुओं को व्यक्त करते हैं। सेम ऐसा ही थर्ड क्या है, कार्तीय त्रिक क्या होता है? उसमें ए बी और ऐसे सी तीन बिंदु निकलते हैं। तो उसमें ए बी और सी तीनों के तीनों आर से रिलेटेड है, और यहाँ पे ए बी और सी किसी त्रिविम में, त्रिविम का मतलब किसी आकाश में, जिसमें तीन दिशाएं में कोई कण तीन दिशाओं में आसानी से गति कर सकता है। जैसे ये कण है, हम मान लेते हैं कि कैरम की गोटी है, हम उसको इस तरफ धका रहे हैं तो वो ऐसा तिरछे जा रही है, तो इस दिशा में भी जा रही है, इस दिशा में भी जा रही है, तो इसको बोलते हैं द्विविमीय गति। ऐसे ही कोई अगर पत्थर है या पतंग उड़ रही है तो उनकी गति त्रिविमीय होती है। तो ABC क्या है? किसी आकाश में किसी बिंदु के निर्देशांक हो सकते हैं। ठीक है, निर्देशांक होंगे, क्योंकि आकाश में तीनों तरफ की गति संभव होती है। तो ऐसे तीनों क्या बताते हैं? किसी स्वतंत्र आकाश में या त्रिविम में उनकी बिंदुओं की स्थिति या निर्देशांक को दर्शाएगा। ठीक है, तो इतना सा रहता है इसमें। फिर उदाहरण 6, इसमें क्या बोला है? ए क्रॉस बी दिया है हमको, उसमें ए और बी क्या है वो ज्ञात करने का कहा है। तो ए क्रॉस बी जो दिया है उसमें हम इसको सिंपल पहले एक बार लिख लेते हैं। पी क्यू दिया है, पी आर दिया है, एम क्यू दिया है और एम आर दिया है। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर में मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि जितने भी सामने वाले हैं सब के सब सामने वाले से रिलेटेड रहते हैं। मतलब ए के मान क्या आएंगे? यहाँ पे पी ले लो यहाँ से, ठीक है, पी ले लिया, और क्या आएगा? एम आएगा। ठीक, ऐसे ही पीछे वाले जितने भी होते हैं वो सब पीछे वाले से रिलेटेड होते हैं। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? बी किससे रिलेटेड है? एक तो क्यू से रिलेटेड है, आर से रिलेटेड है, क्यू और आर ही रिपीट है। मतलब एक ए में क्या है? पी और एम है, बी में क्यू और आर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। देखते हैं बच्चों इसके बाद क्या? प्रश्नावली 2.1। 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है? यदि x/3 प्लस और y-2/3, ये किसके इक्वल दिया है यहाँ पे? 5/3 और 1/3। तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही कहा है। तो देखो अगर दोनों इक्वल दिए मतलब क्या होगा? अगर हम इसका सॉल्व करें तो अगर दोनों इक्वल दिए तो ये किसके इक्वल होगा? इसके, और ये वाला उस साइड वाले के। ठीक है, तो एक बार हम फिर से लिख लेते हैं 1/3x और y-2/3। ये दोनों किसके इक्वल है? 5/3 और 1/3 के। तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाला इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के बराबर है। x/3 + 1 = 5/3, और ये वाला y-2/3 किसके इक्वल है? 1/3 के इक्वल है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे? इसको 1 को उधर ट्रांसपोज कर दो, कितना होगा? 5/3 - 1 x/3। इनका लघुत्तम ले लेंगे तो 3, 5 - 3 x/3 = कितना हो जाएगा? 2/3। 3 से 3 बैलेंस, x = 2। तो x की वैल्यू 2 निकल गई।
ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा 1/3 प्लस 2/3, ये उधर गया 2/3 हो गया। देखो लघुत्तम इनका 3 और ऊपर करेंगे तो 1 धन 2, तो y बराबरी से 3/3, तो y का मान भी कितना आ गया 1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव है, ठीक है। सेकंड क्या दिया है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव है, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3, और B में क्या दिया है उनने, देखो B में दिया है क्या 3 4 5। तो A क्रॉस B में कितने अवयव है, तो A क्रॉस B में कितने अवयव है, मतलब क्या पूछा उन्होंने, नंबर ऑफ A क्रॉस B, ये पूछा है कि A क्रॉस B में कितने अवयव है। तो देखो इसमें तो 3 अवयव दिए हैं, नंबर ऑफ B अगर हम ज्ञात करना चाहें तो कितने आएंगे यहाँ पे भी 3। तो हमको पता है नंबर ऑफ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो गए, अगर यदि A में P एलिमेंट है और B में Q एलिमेंट होते हैं, तो हमको पता है कि A क्रॉस B में क्या होता है P इंटू Q। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, A क्रॉस B बराबरी से इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो 3 गुणित 3 बराबरी से A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है 9, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, G दिया है हमको 7 8, G दिया है 7 8, और H दिया है 5 4 2। तो हमको ज्ञात करना है G क्रॉस H और H क्रॉस G। तो अगर हम इसके एलिमेंट लिखे तो 7 का 5 के साथ, 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ और 8 का 2 के साथ, हो गया एलिमेंट। अब हमको निकालना है क्या H क्रॉस G, ठीक है। H का इसके साथ तो 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ, ठीक है। ये हमारे G क्रॉस H और H क्रॉस G, मतलब G और H का कार्तीय गुणन और H और J का कार्तीय गुणन। 3 क्वेश्चन हो गए, आप इनको नोट कर लीजिए। बात क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य, और यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाकर लिखिए। सबसे पहले क्या दिया उन्होंने, फोर्थ का, देखो फोर्थ का है, यदि P कितना दिया है M और N है, ठीक है, और Q कितना दिया है N और M है, तो उन्हें P क्रॉस Q कितना निकाल के दिया है, P क्रॉस Q M N और N M, ठीक, सिर्फ इतना ही दिया है। तो इस हिसाब से देखो P में 2 एलिमेंट थे, Q में 2 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे P और Q में 4 एलिमेंट तो आना था। तो पहली चीज़ तो 4 एलिमेंट नहीं आए, तो उसी को देख के हम ये बता सकते हैं कि पहला कथन असत्य है, ठीक है। अब अगर उसको सत्य दर्शाना भी है तो हम कैसे दर्शाएंगे, P और Q, इसमें M है, देखा P में M N है और Q में क्या है N M, तो M का पेयर M के साथ, M का N के साथ, फिर M का M के साथ पेयर, फिर N का N के साथ पेयर करेंगे और N का M के साथ, तो ये होता है P क्रॉस Q, ठीक। तो इसमें P में 2 एलिमेंट है, Q में 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमारे 4 एलिमेंट हो गए। और देखो P में M N सब फर्स्ट P से बिलोंग कर रहे हैं और ये पीछे वाले सारे Q से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया। अगर ऐसा है तो वो सत्य रहेगा, ठीक है, अदरवाइज ऊपर वाला असत्य है। सेकंड चीज़ क्या दी है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है, और A क्रॉस B क्रमित युग्मों X A का एक अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो उसमें हमने सही दिया है क्या X और Y। अब उसमें पूछा है कि इस प्रकार क्या X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B, किसके लिए पूछ रहे हैं वो, A क्रॉस
बी के लिए, तो फर्स्ट वाला ए से बिलोंग करना चाहिए, सेकंड वाला बी से। वही लिख के दिया है, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, वाई बी से बिलोंग कर रहा है। जैसे पहला वाला असत्य था, ये क्या है, सत्य है। ठीक है, उनने कहा था ए क्रॉस बी एक कार्तीय गुणन है, और उसमें एक्स वाई आ रहे हैं, और एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, वाई बी से बिलोंग कर रहा है, तो सत्य है। तीसरी चीज, यदि ए में क्या दिया उनने, ए में क्या दिया है 1 2, और बी में क्या दिया है 3 4, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बराबरी से 5 प्रूफ करो। अब देखो b और 5 में क्या कॉमन है, तो b और 5 में सिर्फ 5 कॉमन रहेगा। इसका मतलब क्या है, b और 5 में अगर हम b में देखेंगे 3 और 4 है, और 5 में कुछ है ही नहीं, तो मैपिंग होगी ही नहीं, तो 5 बन गया, यहाँ 5 बन गया। अब a के साथ भी अगर उसको देखेंगे हम, a में क्या है 1 2 है, और इधर b यूनियन 5, इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम मैपिंग कर ही नहीं सकते, और जब मैपिंग कर ही नहीं सकते तो ये भी 5 आएगा, तो प्रूफ करना सिंपल है। ठीक, तो ये भी क्या है, सत्य है। सत्य का मतलब अगर ऐसा दिया है तो उसका मतलब 5 ही निकलता है, एक भी एलिमेंट नहीं बनते, तो ये भी क्या है, सत्य है। ये भी है सत्य, ये असत्य था, उसको हमने ऐसा बना दिया तो ये सत्य हो जाएगा। सबसे पहले 5वां क्वेश्चन हल करेंगे हम। ठीक, इसका एग्जाम्पल भी हमने किया था पी में। ए दिया है हमारे पास, और ए क्रॉस ए ज्ञात करना है, मतलब ठीक है ए का ट्रिपलेट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए हमारे पास क्या है -1 1, और ए को अगर हम अगेन लिख ले तो -1 और 1। सबसे हम पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए को ज्ञात करेंगे। ठीक है, ज्ञात किसको करेंगे, ए क्रॉस ए को। तो -1 की मैपिंग -1 के साथ, ठीक है, -1 की 1 के साथ, -1 की मैपिंग 1 के साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ की, इसके साथ की। अब 1 की मैपिंग -1 के साथ, और 1 की मैपिंग 1 के साथ। तो ये तो हमारा निकला क्या, ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए निकल गया हमारा, ए क्रॉस ए। जब भी हमने बताया था मैपिंग करेंगे तो पहले किसी 2 की करना है, फिर दूसरा जो आएगा प्रोडक्ट है उसकी तीसरे के साथ। तो ये -1 -1 हो गया, -1 1 हो गया, 1 -1 और 1 1। अब इसकी फिर से ए के साथ करेंगे हम मैपिंग। ए में क्या है -1 और 1 है, और उसको लिखेंगे क्या, ए क्रॉस ए। ये हो गया इसकी मैपिंग इसके साथ, ए के साथ। तो सबसे पहले क्या आएगा, इस फर्स्ट वाले की मैपिंग हम -1 के साथ करेंगे। तो -1 -1 -1, फिर -1 -1 की 1 के साथ, -1 -1 की मैपिंग 1 के साथ, इसके साथ हो गई। अब इसकी मैपिंग इसके साथ करेंगे, -1 1 और -1, फिर इसकी मैपिंग इसके साथ -1 1 और 1 हो गया। अब नंबर 3 इसकी मैपिंग करेंगे हम इसके साथ, 1 -1 और -1, फिर इसकी मैपिंग इसके साथ, तो क्या जाएगा 1 -1 और 1। ठीक है, अब लास्ट वाले इसकी मैपिंग करेंगे हम इसके साथ, तो कितना आ जाएगा 1 1 -1, और इसकी मैपिंग इसके साथ तो क्या आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो हमारे पास ए क्रॉस ए आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन। अब 6 में क्या बोला है, ए क्रॉस बी दिया है, तो ए और बी ज्ञात करना है। ठीक है, ए और बी ज्ञात करना है। तो देखो सबसे सिंपल, ये सामने वाले जितने भी होंगे वो सब ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो ए में कौन कौन आ रहे हैं, ए बी और बी। ठीक, पीछे वाले जितने भी हैं वो सब बी से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है, एक्स और वाई। ठीक है, सिर्फ एक बार देखने का काम है, देख के पता चल जाएगा कि सामने वाले जितने भी है वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, पीछे वाले बी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि ए बी सी डी 4 सेट दिए हैं, और चारों सेट में हमको एलिमेंट दिए हैं, और 2 चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले वाले को अगर प्रूफ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ज्ञात करेंगे।
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। बी और सी में कॉमन देखेंगे हम तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी इंटरसेक्शन क्या है, सी फाई है, और हम ए की मैपिंग फाई के साथ करेंगे तो हमको फाई ही मिलेगा। तो सिंपल सी बात क्या है, फाई लिख सकते हैं। बी और सी में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, 1 से 4 है, 5 से 6 है, तो बी और सी में कॉमन कुछ नहीं है। तो जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है उसके साथ हम ए की मैपिंग करेंगे तो एक भी एलिमेंट नहीं बनेगा, तो ये तो 5 हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, ए क्रॉस बी, ए और बी, ठीक है। इसका क्या निकलेगा, 1 की मैपिंग 1 के साथ, 1 की मैपिंग 2 के साथ, 1 की मैपिंग 3 के साथ, 1 की मैपिंग 4 के साथ। फिर 2 की मैपिंग करेंगे हम, 2 की मैपिंग 1 के साथ, 2 की मैपिंग 2 के साथ, 2 की मैपिंग 3 के साथ और 2 की मैपिंग 4 के साथ। हो गया, ये ए क्रॉस भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सी, ठीक है। 1 की मैपिंग 5 के साथ, 1 की मैपिंग 6 के साथ। अब अगर हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे, ए क्रॉस पहले बी में और इसमें इंटरसेक्शन देखेंगे हम ए क्रॉस सी, तो अब हम इनमें दोनों में देखेंगे तो एक भी चीज़ कॉमन नहीं है, ये भी क्या है, 5 है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्योंकि दोनों के दोनों 5 आ रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमको ए क्रॉस सी चाहिए, तो हमने ए क्रॉस सी निकाल के रखा है 1 5, ठीक है, 1 5 और 1 6 ये निकाल लिया था। अब चाहिए क्या हमको, ए बी क्रॉस डी चाहिए, बी के डी के साथ, तो 1 5 1 का, 5 के साथ 1 का, 6 के साथ 1 का, 7 के साथ और 1 का 8 के साथ। ऐसे ही 2 का करेंगे हम, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ। ऐसे ही 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ और 3 का 8। फिर 4 का 5, 5 का 5, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ। ये बन गया हमारा बी क्रॉस डी। अब देखो बी क्रॉस डी में ये जितने भी है एलिमेंट वो सब बी क्रॉस डी के ही है। ये देखो 2 एलिमेंट यहीं दिख गए, तो मतलब ए और सी कहाँ से निकला होगा, बी डी में से। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस डी उपसमुच्चय है बी क्रॉस डी का, ठीक। दोनों चीज़ प्रूफ हो गई है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें 8वें क्वेश्चन में क्या दिया है, ए दिया है हमारे पास और बी दिया है, और क्या कहा है कि ए क्रॉस बी लिखिए। तो सबसे पहले हम वही करते हैं जो एक स्टेप कही है, क्या, ए क्रॉस बी लिखने के लिए। तो हमको पता है कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, 1 का पेयर 3 के साथ, फिर 1 का पेयर 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 3 के साथ और 2 का पेयर 4 के साथ। तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। फिर कहा है कि ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो उपसमुच्चय का फार्मूला हमको पता है कि अगर ए में 2 एलिमेंट है, ठीक, नंबर ऑफ ए क्या है 2 और नंबर ऑफ बी क्या है वो भी 2 है, तो नंबर ऑफ ए और क्रॉस बी, इसके उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है, 2 की पावर p इंटू क्यू। तो 2 की पावर अगर हम 2 गुनी 2 लिखें तो कितना हो जाता है, 2 की पावर 4, मतलब 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 उपसमुच्चय हो सकते हैं इसके। और फिर क्या कहा है कि उनकी सूची बनाइए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की सूची बनाएंगे हम। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक एलिमेंट उठाएंगे हम, ठीक, 1 3, ये एक हो गया। फिर दूसरा 1 4 उठाएंगे, फिर हो गया। तीसरा क्या आएगा, 2 3 और उसके बाद आएगा 2 4। तो एक एक बार सबको ले लिए। अब शुरू के 2 ले लो, 1 3 1 4। अब उसके जस्ट बाद वाले इन 2 को ले लिया,
अब इन दो को ले लो, 1 4 2 3। अब इन दो को ले लो, 2 3 और 2 4 हो गया। ठीक है, दो दो ले लिए। अब फर्स्ट वाले के साथ थर्ड को ले लो, 1 3 के साथ 2 3। ठीक है, फिर फर्स्ट वाले के साथ फोर्थ वाले को ले लो, 1 3 के साथ 2 4 को ले लो। अब इसके साथ हम इसको ले चुके थे, इसको ले लो, 1 4 के साथ 2 4 को। ठीक है, 2 3 तो हम ले चुके थे, इन दो का भी पेयर बन चुका है। इसके साथ इसको ले लिया, इसके साथ इसको ले लिया, इसके साथ इसको ले लिया। अब इन तीन को एक साथ ले लेंगे हम, सामने वाले तीन को। ठीक, 1 3 1 4 और 2 3। अब पीछे वाले तीन को ले लेंगे, 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है, पीछे वाले तीन को ले लिया, इन तीन को लिया, इन तीन को लिया। ठीक है, अब फर्स्ट वाले के साथ में, इसके साथ में इन दो को ले लेते हैं। 1 3 के साथ में क्या लेंगे हम, 2 3 और 2 4 को ले लेंगे। ठीक है, इसको छोड़ा था, अब इसको छोड़ देंगे। 1 3 के साथ में हम 1 4 को लेंगे और 2 4 को लेंगे। ठीक है, पहले इन तीन के बनाए थे, फिर इसको छोड़ दिया, फिर इसको छोड़ दिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, 15वां कौन सा बचा है अब इसके साथ में। अब हम इन तीनों को एक साथ लेते हैं, 1 4 2 3। हाँ, इसके साथ में इसको छोड़ के, एक मिनट, आएगा हमारा 3 3 वाले सारे पेयर हो गए हमारे। ठीक, अब इसके बाद आएगा चारों इकट्ठे। चारों इकट्ठे आएंगे तो क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है, कुल मिला के कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 होने के बाद तो 5 जो होता है सबका उपसमुच्चय होता है। तो ऐसे कुल मिला के हमारे 16 उपसमुच्चय हो गए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। 9th क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय है। ठीक है, क्या कहा है कि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय है, जहाँ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, 3। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, 2 है। और उसमें क्या दिया है कि x1 y2 z1 ए क्रॉस बी में है। तो अगर हम ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट लिखे, जैसे वहाँ दिए हैं x1 y2 और z1। ठीक है, ये एलिमेंट दिए हैं और कहा है क्या है, हमको ए और बी ज्ञात करो। ठीक, ए और बी ज्ञात करो। तो हमको पता है फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। तो हमको पता है क्या कि x y और z तीनों ए में है, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो उसमें क्या क्या मिले हमको, 1 और 2 और 1 रिपीट हो रहा तो उसको नहीं लिखेंगे। तो ए और बी हमको वैसे ही मिल जाते हैं देख के। सामने वाले जितने भी रहते हैं फर्स्ट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, पीछे वाले जितने भी रहते हैं वो सेकंड एलिमेंट सेट से बिलोंग करते हैं। तो ए में 3 एलिमेंट है, वो भी हो गया प्रूफ। बी में 2 एलिमेंट थे, वो भी प्रूफ हो गया। तो इतना सा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, कार्तीय गुणन किस में दिया है हमको, ए क्रॉस ए में। ठीक, ए क्रॉस ए का मतलब होता है ए में ही हमको दिया है, और उसमें कहा है कि 9 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितने हैं, 9 एलिमेंट आएंगे। और जिसमें से ये 2 एलिमेंट है हमारे पास, तो हम उसको 2 एलिमेंट को तो लिख लेते हैं -1 0, और बहुत सारे एलिमेंट होंगे लेकिन
0 1 भी है उसमें, ठीक है। बीच के एलिमेंट हमको नहीं पता कौन से हैं, लेकिन ये 2 एलिमेंट पता है। अब कहा है कि ए ज्ञात करो, तो देखो हमको ए ज्ञात करने हैं, तो सामने वाला एलिमेंट सामने से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ए में कितना आ जाएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा। अब पीछे वाला एलिमेंट पीछे से बिलोंग करेगा, पीछे वाले सेट से, ठीक। तो 0 हमने ए में लिख लिया है, ठीक। ये ए एक ही होता है, एक ही ए है और उसी का उसी में गुणा किया है, ठीक। ए का ए में ही गुणा किया है, इसलिए ए क्रॉस ए लिखा है। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ए के ही एलिमेंट रहेंगे। तो सामने वाले तो ए में लिख लिए, पीछे वाला 0 रिपीट हो रहा तो उसको छोड़ दिया, और ए 1 जो है 1 भी ए में ही है। तो ए में हमको कितने एलिमेंट मिल गए, 3 एलिमेंट मिल गए। तो समुच्चय ए ज्ञात करने के लिए कहा था, तो हमारा समुच्चय ए ज्ञात हो गया। फिर कहा है कि ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए, ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए कैसे ज्ञात करते हैं, ये ए और ये ए, -1 0 -1 0 1 1 की मैपिंग, -1 की मैपिंग -1 के साथ, फिर -1 की मैपिंग 0 के साथ, फिर -1 की मैपिंग 1 के साथ। इसकी हो गई मैपिंग। अब इसकी मैपिंग 0 की मैपिंग -1 के साथ, 0 की मैपिंग 0 के साथ, 0 की मैपिंग 1 के साथ, ठीक है। अब 1 की मैपिंग -1 के साथ, 1 की मैपिंग 0 के साथ और 1 की मैपिंग 1 के साथ। तो देखो इसमें ए क्रॉस ए भी हमने निकाल लिया, और 9 एलिमेंट कहा था, तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट भी है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 10 कंप्लीट, और कुल मिला के हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मिलेंगे इसके बाद संबंध के टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसी को अच्छे से तैयार कीजिए।